नमस्कार दोस्तों, मैं दिननाथ ठाकुर अपने YouTube चैनल DNT एकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज UGC नेट पेपर 2 के भूगोल विषय से संबंधित राजनीतिक भूगोल के लेक्चर 5 में आज हम चर्चा करेंगे भू राजनीति के बारे में। भू राजनीति से संबंधित विगत कई वर्षों से UGC नेट 2 से 3 प्रश्न हमेशा से पूछती आई है। उन सभी प्रश्नों की आज हम विस्तृत चर्चा करेंगे और उन सभी प्रश्नों के बारे में आसानी से हल प्राप्त करेंगे। तो यदि आप हमारे चैनल में नए हैं, पहली बार हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ लाइक और शेयर भी करें। तो चलिए शुरू करते हैं। भू राजनीति मानव भूगोल का एक महत्वपूर्ण शाखा है और वर्तमान राजनीतिक भूगोल भी इसी का पूर्ण विकसित रूप है। भू राजनीति शब्द की यदि हम बात करें तो भू राजनीति शब्द के उद्भव में काफ़ी महत्वपूर्ण बात निकल कर आती है, जिसमें हमारा सबसे महत्वपूर्ण जो बात है वो है रेडजल महोदय के और केजलन महोदय की सिद्धांतों पर आधारित। रेडजल महोदय के जैविक राज्य संकल्पना और केजलन महोदय के जियोपॉलिटिक्स संकल्पनाओं पर आधारित है। जब हम बात करते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी के पराजय के पश्चात जर्मनी के विभिन्न विद्वानों ने, विचारकों ने व सैन्य अधिकारियों द्वारा उनके पराजयों के कारणों का चर्चा किया गया, विश्लेषण किया गया। इसके उपरांत जर्मनी ने एक विस्तारवादी नीति का प्रयोग किया, जिससे हमारा जर्मनी का खोई हुई प्रतिष्ठा वापस आ सके। और इसी से हमारा उद्भव होता है ग्रीक भाषा के। कहीं कहीं आप लोगों को जर्मन भाषा भी मिलेंगे, लेकिन ये वास्तव में जियोपॉलिटिक्स ग्रीक भाषा से लिया गया है, जो जियो और पॉलिटिक्स से बना है। इसका अर्थ होता है कि राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर पृथ्वी के भूगोल अर्थात मानव और भौतिक के प्रभावों का अध्ययन करना है। कहने का तात्पर्य है कि राजनीतिक भूगोल में हमारा मानव और राजनीतिक क्रियाकलापों का विस्तृत वर्णन मिलता है। कहने का तात्पर्य है कि भू राजनीति में पृथ्वी की राजनीति से संबंधित है, यानी कि पृथ्वी की धरातल की अपनी विशेष प्रभावशाली अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के बारे में विस्तृत व्याख्या मिलती है। भू राजनीति की अवधारणा की यदि हम बात करें तो रेडजेल के जैविक राज्य सिद्धांत और केजलन महोदय के जियोपॉलिटिक्स संकल्पनाओं के ऊपर आधारित है। लेकिन उससे भी पहले हम लोगों के लिए जो महत्वपूर्ण बात है कि भू राजनीति होती क्या है। तो भू राजनीति किसी भी राज्य के क्षेत्रीय आवश्यकताओं से संबंधित है। एक राज्य के अंतर्गत हमारी जो आवश्यकताएं हैं उनको पूर्ति करने के लिए अपनी एक विस्तारवादी नीति होती है, उसी के ऊपर हमारा निर्भर करता है भू राजनीति। और भू राजनीति शब्द जो है उनके जनक के रूप में, शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग के रूप में केजलन महोदय को माना जाता है। कहीं कहीं केजलन महोदय के जेलन महोदय के रूप में भी उल्लेख मिलता है, जबकि भू राजनीति के पिता के रूप में रेडजेल महोदय का काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका रहा है। अर्थात हम कह सकते हैं कि भू राजनीति के पिता के रूप में रेडजेल महोदय को माना जाता है। भू राजनीति के विकास में मुख्य रूप से जर्मन भूगोलवेताओं का विशेष योगदान रहा है और इसके अनुसार, अर्थात हम कहें जर्मन भूगोलवेताओं के अनुसार, भू राजनीति जो है एक जीव है, अर्थात एक हमारा वो जीव है जिस पर जीवन पाया जाता है और इसे जीवित रखने के लिए एक क्षेत्र की आवश्यकता होती है। लेकिन जर्मन के ही राजनीतिक विद्वान कार्ल हॉसोफर ने भू राजनीति काफ़ी सक्रिय और व्यवहारिक योगदान दिया, इसीलिए इसे हम लोग आधुनिक राजनीतिक भूगोल के भू राजनीति के जनक के रूप में जानते हैं। तो यहाँ 3 महत्वपूर्ण सवाल खड़े हो रहे हैं। भू राजनीति शब्द के जनक हमारे केजलन महोदय, दूसरी जो बात है भू राजनीति के पिता रेडजेल महोदय, और तीसरी जो महत्वपूर्ण बात है
कि भू राजनीति के आधुनिक भूगोलवेता के रूप में, आधुनिक पिता के रूप में हम कार्ल हाउसहोफर को जानते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं भू राजनीति के विकास की। तो भू राजनीति के विकास की जब हम चर्चा करते हैं तो जर्मन विद्वानों का काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान है, जिसमें हमारा रेडजल महोदय, केजलन महोदय और हाउसहोफर महोदय, इन तीनों का योगदान भू राजनीति के विकास में है। और केजलन, हाउसहोफर और एक विद्वान आते हैं मैकिंडर, ये तीनों विशेष रूप से हमारे समकालीन विद्वान हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण योगदान जो है शब्द गढ़ने के उपरांत रेडजल का आता है, और रेडजल के ही शब्दों को, रेडजल के ही बातों को केजलन महोदय काफ़ी विस्तृत रूप से व्याख्या किए हैं, और केजलन की बातों को हाउसहोफर महोदय ने काफ़ी विस्तृत रूप से व्याख्या कर आधुनिक समय में भू राजनीति के पिता के तौर पर इनको जाना जाता है। रेडजल महोदय के ठीक विपरीत रेडजल महोदय ने बताया कि राज्य में अन्य जीवों की भांति एक जैविक इकाई होती है जो जन्म लेकर विकसित होता है और अंत में विनाश को प्राप्त होता है। जिस प्रकार एक जीव जन्म के साथ विकसित होता है, फिर उनका विनाश आता है, ठीक इसी प्रकार भू राजनीति की भी अवस्था है। इन्होंने कहा कि जिस प्रकार जीव को विकास के लिए भूमि की आवश्यकता होती है, ठीक उसी प्रकार राज्य में जनसंख्या वृद्धि का कारण भौगोलिक क्षेत्र की आवश्यकता होती है। और इसी पर उन्होंने लेवेंसराम और लिविंग स्पेस की परिकल्पना प्रतिपादित किया, यानी कि जो वास स्थान है उसके बारे में, क्षेत्र जो है रहने के लिए, उसके बारे में विस्तृत रूप से रेडजल महोदय ने कहा। जबकि हम यदि बात करें कि यदि हम रेडजल की विदेश नीति की चर्चा करें तो रेडजल की विदेश नीति जो है जर्मनी से संबंधित नहीं था, और उनकी जो समस्याएं थी वो काफ़ी अलग थी। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ, यानी कि रेडजल महोदय ने केवल राज्य विकास से संबंधित सिद्धांत, ध्यान दीजिए, राज्य विकास से संबंधित जो रेडजल महोदय का जैविक सिद्धांत है उन्हीं पर उन्होंने अपना विचार दिया, और उनके विचारों ने न केवल राजनीतिक भूगोल में बल्कि एक राष्ट्र में शक्ति दृष्टिकोण का जन्म दिया। और रेडजल के अनुसार कहा गया है कि राज्य के पोषण क्षेत्र को उन्होंने लेवेंसराम कहा, निर्वाह क्षेत्र कहा और लिविंग स्पेस कहा, जिसे प्राप्त करने के लिए राज्य को हमेशा के लिए संघर्ष करना होता है, और अपनी अस्तित्व के लिए उन्हें वही संघर्ष सदैव प्रभावकारी कारक के रूप में जाना जाता है। साथ ही रेडजल की अवधारणा से ही जर्मन नाजीवाद का उदय हुआ, जो 2 विश्व युद्ध के कारण बना। लेकिन यहाँ पर भू राजनीति में और एक महत्वपूर्ण कड़ी आती है कि भू राजनीति का स्वर्णिम युग किसे कहा जाता है। तो भू राजनीति का स्वर्णिम युग जो हमारा है, पहला विश्व युद्ध और दूसरे विश्व युद्ध के बीच का जो समयावधि है वो भू राजनीति का स्वर्णिम युग कहा जाता है। इसके बाद हम चर्चा करते हैं केजलन महोदय का योगदान। तो हम सभी जानते हैं कि केजलन महोदय ने भू राजनीति शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था, और इन्होंने रेडजल के विचारों को काफ़ी स्पष्ट रूप से परिभाषित किया। इनका जो विचार था भू राजनीति के संदर्भ में, जनसंख्या राजनीति के संदर्भ में, आर्थिक संसाधन राजनीति के संदर्भ में, समाज राजनीति और राज्य प्रशासन विषयों के विश्लेषण के संदर्भ में। जेलन ने न केवल यह माना कि राज्य एक जैविक इकाई है, बल्कि उन्होंने स्पष्ट रूप से रेडजल की भांति न केवल जैविक इकाई की बात की, अपितु नैतिक और बौद्धिक गुण संपन्न चेतन सत्ता की बात की। और उन्होंने रेडजल के अनुरूप ही राज्य विकास का अंतिम उद्देश्य जो है वो था शक्ति संग्रहण। जेलन ने कहा कि भू राजनीति जो हमारा है एक राज्य रूपी जीव का शरीर क्षेत्र है। जिस प्रकार एक जीव का संपूर्ण शरीर होता है, उसी प्रकार भू राजनीति एक हमारा संपूर्ण शरीर है। जो हम बॉर्डर की बात करते हैं राज्यों में, ठीक उसी प्रकार वो हमारे मानव शरीर का आंतरिक अंग है। क्षेत्र के अंतर्गत, राज्य के अंतर्गत जो उत्पादन क्षेत्र हैं वो हमारा मानव शरीर में या जीवों के शरीर में भुजाएं हैं।
एक क्षेत्र में जिस प्रकार परिवहन के मार्ग होती हैं, ठीक उसी प्रकार उन्होंने जीव के अंदर रक्ततंत्र की बात की। और एक क्षेत्र में, एक राज्य में हमारा मस्तिष्क कहें, हृदय कहें या फेफड़ा कहें, राजधानी होती है। ठीक इसी प्रकार मस्तिष्क, हृदय और फेफड़ा को उनकी राजधानी माना गया है एक जीव के साथ तुलना करके। और इन्होंने स्पष्ट रूप से मान्यता दी है कि शक्ति संग्रहण केवल हम क्षेत्रीय प्रसार से, विस्तारवादी नीति से प्राप्त नहीं कर सकते हैं, बल्कि आधुनिक प्रगति और आधुनिक तकनीकी का जो हम बात करते हैं, उसके आधार पर हम शक्ति का आसानी से प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात ये निकल कर आती है कि जेलन ने जो भू राजनीति शब्द को स्थापित किया था, ध्यान दीजिए कि जेलन ने जो भू राजनीति शब्द स्थापित किया था, उसको काफ़ी हद तक सुदृढ़ करने में कार्ल हॉसफर का योगदान रहा है। और कार्ल हॉसफर, जेलन एवं मैकिंडर, जिन्होंने हार्टलैंड थ्योरी के बारे में बात किया है, ये तीनों विद्वान समकालीन थे। लेकिन भू राजनीति के क्षेत्र में हॉसफर महोदय का चिंतन जापान, जब वो प्रवास काल में गए थे, वहीं से प्रारंभ हो गया था। लेकिन फिर भी म्यूनिक विश्वविद्यालय में पढ़ाई के दौरान इन्होंने भू राजनीति का अध्ययन में परिपक्वता प्राप्त की और ये काफ़ी स्पष्ट रूप से जेलन के विचारों को आगे बढ़ाएं। और इन्होंने 1924 ईस्वी को इंस्टीट्यूट्स फॉर जियोपॉलिटिक, शिफ्ट ऑफ जियोपॉलिटिक्स 1924 में ऑटोमल और एरिक ओवस्ट के साथ मिलकर मैगजीन का प्रकाशन किया। यहाँ पर ध्यान दीजिए कि काफ़ी हद तक महत्वपूर्ण हो जाता है ये सवाल कि इनका संस्थान इंस्टीट्यूट्स फॉर जियोपॉलिटिक और इनका मैगजीन शिफ्ट ऑफ जियोपॉलिटिक्स काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। लेकिन इनके साथ जो विद्वान थे, ऑटोमल और एरिक ओवस्ट। हॉसफर महोदय ने कहा कि भू राजनीति हमारा एक गतिक विज्ञान है जो हमेशा चलते रहता है, जो राज्य के असीमित प्रसार की इच्छा को व्यक्त करता है। यानी कि एक राज्य अपनी प्रसार शक्ति काफ़ी असीमित मात्रा में कर सकता है, जिसका कोई अंत नहीं है। और इन्होंने विश्वव्यापी परिवर्तनशील अवस्थाओं के क्षेत्र में अनुप्रमाणित दृष्टि से अध्ययन किया। भू राजनीति के संदर्भ में कार्ल हॉसफर ने जर्मनी के राष्ट्रहित पर विशेष ध्यान दिया। ध्यान दीजिए कि कैजिलन और रेडजेल महोदय ने जर्मनी के राष्ट्रहित के बारे में व्याख्या नहीं किया, जबकि कार्ल हॉसफर ने जर्मनी के राष्ट्रहित के संदर्भ में बात किया। और उनका जो सिद्धांत था वो विशेष रूप से जर्मन के विदेश नीति को सुदृढ़ करने में ही लगा रहा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो बात आती है यहाँ पर कि जैसे ही द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी का पराजय हुआ और जो हॉसफर की विदेश नीति थी वो ध्वस्त हो गई, खत्म हो गई। यानी कि कार्ल हॉसफर का उद्देश्य था भू राजनीति का विकास करना और उनका विकास एक सुदृढ़ विदेश नीति के साथ था, जिससे जर्मनी को द्वितीय विश्व युद्ध में विजय हासिल हो। लेकिन इसके विपरीत हुआ, जर्मनी हार का मुंह देखना पड़ा जर्मनी को और उनका विदेश नीति भी यहाँ पर ध्वस्त हो गया। इसके उपरांत उन्होंने, यानी कि हॉसफर महोदय ने अपनी पत्नी सहित आत्महत्या कर ली। तो यहाँ पर यूजीसी नेट हमेशा प्रश्न पूछती है कि विश्व के पहले भूगोलवेता जिन्होंने पत्नी सहित आत्महत्या कर लिया। तो ये बिंदु काफ़ी चर्चित होता है, जो आने वाले नेट के एग्ज़ाम के लिए प्रश्न तैयार करती है। तो ये संपूर्ण वीडियो आप लोगों के लिए 2 से 3 प्रश्न लेकर आएंगी, जिसको आप आसानी से हल कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप हमारे चैनल में निरंतर बने रहें ताकि आपको इसी प्रकार की महत्वपूर्ण वीडियो मिलते रहे और यूजीसी नेट में आपको सफलता मिले। धन्यवाद।